Assalamualaikum everyone. This is my name is Salman Ahmed and I'm the trainer now for the DevSecOps. Basically मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. मैं currently as a DevSecOps engineer and platform engineer के तौर पे काम कर रहा हूँ एक US based company के साथ in the industry of blockchain. Previously, I have seen a lot of opportunities and a lot of requirement regarding security as well as an automation in the industry of machine learning, the industry of development, e-commerce, artificial intelligence, and specifically Web3 industry. यहाँ पे आई होप जितने भी बंदे हैं हम थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लेते हैं एंड देन इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं फर्दर. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं. सो जो भी नए बंदे ज्वाइन हुए हैं, वेलकम टू द क्लास. और आज हमारी बेसिकली क्लास जो होगी वो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में होगी. डेवसेकऑप्स एंड देयर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, क्यों इम्पोर्टेंट है डेवसेकऑप्स को एक्वायर करना इन इंडस्ट्री. हम वेरियस इंडस्ट्री को कवर अप करेंगे जिसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उनमें अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है एंड ग्रोथ कितनी है डेवसेकऑप्स की. अदर देन दैट हम थोड़ा बहुत कंप्लायंस की साइड और डॉक्यूमेंटेशन की साइड को भी आज देखेंगे to give you a better idea why it's important to be to be onboarded for the security perspective as well. DevOps की साइड पे I hope so, उम्मीद करता हूँ किसी ने काम किया होगा. It could be a DevOps, it could be a cloud operation, it could be a support, anything related to operations. There is an importance of security as well. So let me share my screen. मेरी आवाज़ क्लियर है, कोई कंफर्म करेगा प्लीज. जी बिल्कुल सर, 110% समझ आ रही है। सो बेसिकली आज हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन को कवर अप करेंगे एंड देन इंशाल्लाह हम फर्दर चीज़ों को अप्रोच. सो बेसिकली लेट मी ज़ूम आउट. DevSecOps होलिस्टिक अप्रोच टू सिक्योरिटी. बेसिकली DevSecOps है क्या चीज़, ये एक समझने की बात है. हम DevOps को थोड़ा बहुत मैं आपको DevOps का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देन आई विल गो फॉर द DevSecOps. DevOps एक गैप है एंड एक कल्चर है बिटवीन एन ऑपरेशनल गाय एंड अ डेवलपर टीम. क्या इश्यूज आते थे मेजॉरिटी ऑफ कि हमारे जो पैकेजेस एंड डिपेंडेंसीज हैं या एप्लीकेशन की स्टैटिक लाइफस्टाइल है वो हमारी मिस हो जाती थी. लेट्स सपोज अ डेवलपर इज गिविंग एन update to deploy on the server or to deploy on any kind of machine. It could be an on-prem server, it could be on a cloud server. एंड ऑपरेशनल गाय जो है उसके पास वो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज नहीं है. देर को डेवलपर जो है वो मे बी प्रीवियस वर्जन यूटिलाइज कर रहा होगा. ऑपरेशनल जो है वो ऑटोमेशन के थ्रू कंटिन्यूअसली अपग्रेड करता रहा होगा जो टेक्नोलॉजीज वो यूटिलाइज कर रहे हैं. इट कुड बी एन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज, कुड बी पाइथन वर्जन, कुड बी नेक्स्ट.js वर्जन, कुड बी रिएक्ट नेटिव, .NET वर्जन, ऑल दैट स्टफ. इनमें वर्जनिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते थे प्रीवियसली. सो उन चीज़ों को अप्रोच करना कि डेवलपर्स कहते थे कि इट्स वर्किंग फाइन ऑन माय एंड, ऑपरेशनल गाइस समझते थे कि डेवलपर्स के एंड से इशू है. देयर वाज अ लॉट ऑफ गैप इन बिटवीन दैट these two departments. उसके लिए उन्होंने क्या acquired किया, I'm just giving a short example of that. उन्होंने क्या acquired किया, that we should need to approach on board someone, a third party who would communicate between two of them and then would give a solution and would fill that gap. It could be any kind of solution, it could be VM basis, it could be a containerized. So आपको अगर पता हो आजकल कॉमन जो टेक्नोलॉजीज चल रही है कंटेनराइजेशन के हवाले से, इट्स अ डॉकर. बट प्रीवियसली जब ये इंट्रोड्यूस की गई थी डेवऑप्स एंड कंटेनराइजेशन कॉन्सेप्ट्स, इट वाज यूटिलाइज्ड ऑन रॉकेट डी, इट वाज यूटिलाइज्ड ऑन लिनक्स कंटेनर सिस्टम्स. सो आपके ये प्रीवियस कुछ टूल्स हैं जिनको उन्होंने, उसमें भी कुछ इश्यूज वगैरह आते थे कि आपकी जो वर्जन कंट्रोल्स हैं, आपके उनके डिप्लॉयमेंट के ऑपरेशंस जो हैं उनको ऑटोमेट करना, स्पेसिफिकली हेल्थ चेक्स वगैरह, आपके जो रेप्लिकेशंस वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते थे उसमें. सो उन्होंने क्या किया, देन देयर वाज अ पॉडमैन. पॉडमैन क्या करता है कि वो कंटेनर को मैनेज करता है आपके, जिस तरह हमारी क्यूबरनेटिस का ऑर्केस्ट्रेशन. क्यूबरनेटिस भी एक सॉर्ट ऑफ टूल है जो मल्टीपल ऑफ कंटेनर्स को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है यूजिंग अ सिंगल प्लेटफॉर्म. सो इट कुड बी अ सिंगल प्लेटफॉर्म. आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि आपके पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है. गिविंग एन एग्जांपल लाइक GoDaddy. So on GoDaddy, you could deploy so many WordPress sites and all that stuff under a single platform, and you are able to manage all those sites via single platform. So it's a platform as a service. आप उसको platform as a service को Kubernetes ट्रीट करते हैं. So get back to the topic.
सो ये एक डेवऑप्स का एक कल्चर था. इट्स डेवऑप्स इज नॉट ओनली लिमिटेड टू टूल्स एंड ऑल दैट स्टफ. इट्स अ कल्चर जो कि एक्वायर करता है, जो कैप्स को फिल आउट करता है. देन देयर वाज सम इश्यूज, क्योंकि आजकल जो इमर्जिंग इंडस्ट्री जा रही है, दे आर एक्वायरिंग so many roles. So previously there was a separate role for operations, there was separate role for development. So communicating with them, they created a DevOps role. Now there is so many things are onboarding, just like they were having a security team, but क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रही होती थी कि हमारे जो कोड है वो किस तरह फ्लो काम कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी गाइस क्या करते थे कि वो उसको समझते थे, उनके फ्लोज वर्क फ्लोज को एंड फंक्शनैलिटीज को, देन उनके साथ पेनिट्रेट करते थे एंड उसमें ट्रबल शूट आउट करते थे कि कहाँ पे लूप होल है या इसको सिक्योरली किस तरह डिप्लॉय करना है. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स जो थे वो मिसिंग थे उनके लिए. उन्होंने क्या करते थे कि प्रीवियसली वो एक नया जॉब रोल होता था. इट वाज एन एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इट वाज अ क्लाउड सिक्योरिटी, इट वाज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रोल में भी कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आईएम एक्सेसेस के ऊपर, कि आप इस सर्वर के ऊपर कौन एक्सेस कर सकता है, उनके लिमिटेशंस क्या है, किस यूजर के पास कितनी एक्सेस होनी चाहिए. ये कुछ प्रीवियस रोल थे. उन्होंने सारे रोल्स अब ऑन बोर्ड कर दिए हैं डेवसेकऑप्स में. डेवसेकऑप्स में एक फायदा ये हुआ है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को कि उनके पास लिमिटेड बजट आ गया है, एक रिसोर्स है. दिस इज वन ऑफ द थिंग. मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो होती हैं या स्टार्टअप्स होते हैं, दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट देयर डेटा, दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट देयर फ्लोज, क्योंकि अब उनकी जो डिलीवरी फ्लोज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनके जो क्वार्टर सेगमेंटेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. उसके हवाले से उन्होंने क्या किया कि वो रोल्स को अनबोर्ड कर रहे हैं. दे आर कंबाइनिंग द रोल्स, दे आर कंबाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच पर्सन. I know it could not be a completely secured via DevSecOps, but it could be a 90% secured. 10% जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो एक्सटर्नल टीम हायर करते हैं या इंटरनल टीम हायर करते हैं, एंड दे आर ट्रीट लाइक अ ethical hacker and they are penetrating as an unauthentic user with that server, with that product and all that stuff. हम वो भी आगे जाके कवर अप करेंगे कि आप उन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस नजरिए से देख सकते हो, उनको किस तरह परफॉर्म कर सकते हो, ताकि आपको जो एक लाइफ साइकिल है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसको कंप्लीट करते हुए एजाइल मेथोडोलॉजीज को फॉलो करते हुए आप एक कंप्लीट सिक्योर्ड एनवायरनमेंट डिप्लॉय करें अपनी एप्लीकेशन के लिए. सिक्योर डेवसेकऑप्स में जस्ट जो लिमिटेड नहीं है सिर्फ क्लाउड के लिए, आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी के ऊपर भी काम करोगे. हाउ द एप्लीकेशन सिक्योरिटी वर्क्स वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका भी आइडिया दे देता हूँ. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन टूल्स जो कि वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं कोड लेवल के ऊपर, as well as on the front end template level, as well as on the server level. So you could utilize those automated tools and manual tools as well. There are so many methodologies जो हम आगे जाके स्टडी करेंगे इसके बारे में. सो हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ डेवसेकऑप्स, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत कवर करवा दिया, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेथड्स ऑफन इम्प्लीमेंटेड एट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. जब एक चीज़ डेवलप हो जाती थी और कंप्लीट प्रोडक्ट रेडी तो हो जाती थी स्टेजिंग एनवायरनमेंट के लिए, मींस डेवलपर्स ने टेस्ट किया, क्यूए टीम ने टेस्ट किया. नाउ दे आर गोइंग टुवर्ड्स अ स्टेजिंग एनवायरनमेंट जहाँ पे एक प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है प्रोडक्शन से जाने से पहले, जहाँ पे उनके सारे टेस्ट केसेस, यूनिट टेस्टिंग वगैरह, आपकी फंक्शनैलिटी टेस्टिंग वगैरह एज ए ऑफिशियल एंड रियल यूजर के तौर पे उसको टेस्ट करते हैं, ताकि उस सारे फ्लो में उस जो नई फीचर आ रहा है या ना कोई नया अपडेट आ रहा है उसको टेस्ट आउट कर सके. आई होप आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग बीच में मुझसे पूछ सकते हैं. हैंड रेज तो मैं नहीं देख पाऊंगा, बट या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ अगर आपके लोगों के कोई क्वेश्चन हो या कहीं कहीं पे समझ ना आ रही हो. सर बेसिकली मुझे जानना था कि अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देते. श्योर, आई एम सो सॉरी, इनिशियली मैंने दिया था. बेसिकली मेरा नाम सलमान अहमद है एंड आई एम वर्किंग एट अ ब्लॉकचेन लैबोरेटरीज एज अ प्लेटफॉर्म इंजीनियर एज वेल एज द डेवसेकऑप्स इंजीनियर. मैं लीड कर रहा हूँ एक वेब3 स्टार्टअप को, एंड बेसिकली वो वेब3 स्टार्टअप जो है इट्स वर्किंग इन द टोकनाइजेशन इंडस्ट्री, एंड वो एक B2B प्रोडक्ट है. उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल्स वगैरह मैं मैनेज कर रहा हूँ. सो आई एम वर्किंग इन एज अ लीड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, जिसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवसेकऑप्स की हैं, क्लाउड की हैं. क्लाउड में मेरे पास GCP, AWS एंड एज्योर क्लाउड्स चल रहे हैं, जिसमें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के LLM मॉडल्स भी चल रहे हैं. सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बट डेफिनेटली जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं
जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, दे आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स, एंड डेफिनेटली हम उनको भी कवर अप करेंगे आहिस्ता आहिस्ता. आई कैन गिव शो इट टू यू. सो वन ऑफ द प्रोडक्ट, maybe you guys heard about dgtower.com. Just a second. आप लोगों ने कभी एयरबीएनबी को यूटिलाइज किया हुआ है या किसी ने सुना हो एयरबीएनबी के नाम बारे में? तो सर वो जो मेरे ख्याल से आई रूम्स वगैरह जो है। यस, प्रॉपर्टी लिस्टिंग के लिए या आप लोगों के लिए कोई भी आपकी जो डेली प्लान्स है या टूरिंग प्लान्स है उनको ऑनबोर्ड करने के लिए, जिस तरह जी आपके पास बिल्कुल। booking.com है, सेम एज इट इज. नाउ द थिंग इज आर आप चीज़ें फियाट करेंसी से ट्रांसफर होट के virtual currency या digital currencies के ऊपर जा रही हैं. So majority of companies are working on the blockchain. This is one of the solution I'm working on. It's called decentralized real estate. ये blockchain के ऊपर based है, and this is same as it is Airbnb, but it's and that specifically product is working in the United States. There is so many things I would discuss later on, but this is as an introduction class, so I would not be go in deep that much, specifically in sense of industrial side. मैं आपको इंडस्ट्री कवर अप करवा देता हूँ. इसमें हम ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक एज ए डेवऑप्स या डेवसेकऑप्स. किसी अगर आप ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके डे टू डे एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे. दे आर मैटर अ लॉट इन द इंडस्ट्री. हम जो मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेनिंग या मेंटोरशिप होती है वो बेस्ड होती है ओपन सोर्स या कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, but there is a lot of difference in industrial products as well as in the community driven projects. I hope आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने सही से दे दिया होगा and you would be satisfied on that. अगर आप जी अच्छा सर, वैसे मेरे एक जो जब भी बंदा कोई इस तरह डेवसेकऑप या फिर डेवऑप्स के बारे में जब भी अगर कुछ सोचता है, क्योंकि जस्ट नाउ आई एम अ बिगिनर, इस तरह आप समझ सकते हैं, क्योंकि बंदा अब अगर इंजीनियर भी बन रहा है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकल लाइफ की उसके सामने से नहीं गुजरी हुई होती। तो जब बंदा इस डेवऑप्स का नाम सुनता है या डेवसेकऑप का नाम सुनता है तो वो बेसिकली उसके जहन के अंदर एक रोड मैप चलता है कि यार पहले उसको डेवलपर बनना पड़ेगा, उसको जो है लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेजेस के पूरा उसके ऊपर से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद उसकी ऑपरेशन की फील्ड जो है उसको सारे देखना पड़ेगा कि सर्वर किस तरह मैनेज करते हैं, लिनक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक बड़ा एक अजीब सा ना एक जैसे कहते हैं ना गुत्थम गुत्था हो जाता है, एक सारी चीजें जो है मैसअप हो जाती हैं। तो इसके बारे में सर आप बेसिक सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि एक डेवऑप्स इंजीनियर या डेवसेकऑप जो है वो बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं और स्टार्ट कहाँ से करना होता है, ये क्या जरूरी है ये इंजीनियर बनने के लिए आपको हर एक चीज के अंदर जो है वो माहिर होना पड़े डेवलपमेंट से, चाहे वो रिलेटेड हो या ऑपरेशन से। So let's talk about the perspective of beginner. हम बिगिनर के perspective को पहले लेके चलते हैं, and then we would go for the intermediate. So specifically for DevOps and DevSecOps, there is none requirement for development. Honestly, मैंने क्योंकि एक प्रोसेस से मैं गुजर के आया हूँ, मैंने लोगों को हायर किया हुआ है अपनी कंपनी में, लोगों के लिए हायरिंग की हुई है. आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि आपकी जो डेवलपमेंट है, आप चाहे वो पाइथन की हो, बैश की हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. इनिशियली फर्स्ट 6 months to 1 year इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट. हाँ, आपको आती हो अच्छी बात है, नहीं आती इसलिए एक रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी कंपनी का. अगर वो कंपनी, क्योंकि पाकिस्तानी बेस्ड जो कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्वायर करती हैं, बट देर इज अ सोल्यूशन फॉर दैट. कि मेजॉरिटी ऑफ जो कंपनीज होती है, अगर आपकी जो जेडी है और आपकी जो सीवी है वो अगर मैच कर रही है 60% फॉर अ बिगनर, सो वो आपको अनबोर्ड कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट इन द डेवऑप्स. डेवऑप्स में बेसिकली आप सॉल्यूशंस जो है ना, आप कोडिंग की हद तक डेवलपमेंट नहीं करते कि आपने पाइथन सीख ली या गो लैंग्वेज सीख ली या बैश की स्क्रिप्टिंग सीख ली. डेवलपमेंट का मतलब ये है उनका कि आप कुछ उसके कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली लेट्स सपोज अगर आप एक YAML फाइल लिख रहे हो, सो YAML फाइल में आपको पता होगा इंडेंटेशन क्या होती है. ठीक है, YAML फाइल में जो मेजॉरिटी ऑफ एक इशू आता है वो होता है एडेंटेशंस का. ठीक है, एडेंटेशन एक YAML फाइल का ड्राफ्ट किस टेम्पलेट किस तरह होता है, आप उसको किस तरह डिजाइन करते हो, दिस इज वन ऑफ द थिंग. ठीक है, other than that, specifically for the perspective of Linux and other tools,
आप हर एक टूल एंड टेक्नोलॉजीज को नहीं सीख सकते. DevOps इज नॉट एंड लिमिटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज. लिनक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिनक्स आपकी जो बेसिक फंडामेंटल्स, आपके बेसिक अप्रोचेस आपको आनी चाहिए. लेट सपोज आप अगर आप किसी ऑन प्रेम सर्वर के ऊपर काम कर रहे हो, आपको पास मिनिमम भी होना, आपके पास IAM एक्सेसेस के एक रोल किस तरह बनाना है और रोल को लिमिटेड एक्सेसेस किस तरह देनी है, आपने अपने सर्वर को मॉनिटर किस तरह करना है, अगर कोई थ्रेट होता है तो उसको अपने एड्रेस किस तरह करना. दिस इज अ वेरी मिनिमल थिंग्स और ये बंदा आसानी से सीख सकता है विद इन 3 to 4 days, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता. आप सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते. यू वुड बी डूइंग अ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस से आपकी एक हैबिट बन जाती है उस सारी लाइफ साइकिल की. जहाँ तक बात रही टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की फॉर अ फ्रेशर, आई वुड हाईली रिकमेंड एंड वी वुड आल्सो बी स्टडिंग, हम थोड़ा सा उसको कवर करेंगे इस टॉपिक में. डॉकर, Kubernetes and one technology on CI/CD. That's more than enough. क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की ये 3 मेन इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट्स हैं जो कि हर एक प्रोडक्ट को रिक्वायर्ड होती हैं. अदर देन दैट, फिर अगर आप उसको आगे लेके जाएं, देन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू शुड लर्न. बट आप तब लर्न करोगे जब आप किसी कंपनी में बैठ जाओगे, किसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर आप काम करोगे. ठीक है. सो इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट. ये इतना कोई हैक्टिक नहीं है, ना ये इतना कोई हार्ड है कि आप इसको कहें कि मैंने ये सारी चीज़ें कवर अप करनी है, देन आई वुड बी सिटिंग ऑन द जॉब. नो, आप एक चीज़ को लर्न करें. आई एम गिविंग एन रोड मैप. आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिनक्स को लर्न करें. ठीक है, लिनक्स पे आपकी कमांड, उसके आप किस तरह लर्न कर सकते हो. अ बेटर अप्रोच और एक जो हाईली रिकमेंड करते हैं कोई भी इंस्ट्रक्टर या कोई भी मेंटरशिप, मैं पर्सनली उसको यूटिलाइज करता हूँ कि मैंने अपने सिस्टम से या अपनी लाइफस्टाइल से मैंने विंडोज़ को बिल्कुल कंप्लीटली हटा दिया. फ्रॉम द पास्ट इट्स बीन लाइक 5 ईयर्स नाउ कि मैं विंडोज़ को बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा. आई नो आई हैव अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑफ लिनक्स, मैं उसको भी यूटिलाइज करता हूँ. उससे ये आसानी होती है कि मेरी एक हैबिट बन जाती है. सो जो भी अगर मुझे कोई टूल भी इंस्टॉल करना पड़ा, आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ टूल लाइक आप डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ करना चाह रहे हो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, नोशन एप्लीकेशन. अब नोशन को आप GUI वर्जन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आसान CLI वर्जन, कमांड लाइन इंटरफेस में आसान होता है कि आप उसको इंस्टॉल करो. सो यू वुड बी डूइंग, आप जो प्रोसेस को ग्राफिकल वे में कर रहे हो, वही प्रोसेस अगर आप CLI में ट्राई आउट करो, आपको मुश्किल होगी बट आपकी एक हैबिट बन जाएगी लिनक्स के साथ. लिनक्स को एक कमांड आप कभी याद नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा कमांड्स हैं, इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, आप सब चीज़ों को कवर अप नहीं कर सकते. लेकिन इनिशियल अगर आप किसी पोजीशन के ऊपर जाना चाह रहे हो, then this would be a requirement for you to have a bare minimum knowledge of accesses, bare minimum knowledge of how the operations work, how the network work. और ये बहुत आसान है और आप easily cover up कर सकते हो. I'm giving that was just an answer for DevOps. Let's talk about the DevSecOps later after end of this presentation on all that stuff. जब हम ये सारी चीजें cover up कर लें. I hope आपको आंसर मिल चुका होगा and you will be satisfied with this. जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. Okay. At the end of that, मैं रोड मैप भी आपके साथ शेयर कर दूंगा. So that would be an more is for you to cover up all your requirements and all that stuff. So DevSecOps emerges as a natural progression, recognizing the need of embedded security within the development life cycle and all that stuff. ये हमने already discuss कर दिया. Importance of DevSecOps role in the industry. So जितनी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, जितनी चीज़ें क्लाउड की तरफ ऑनबोर्ड हो रही हैं, या जितने भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट है या फिर टेंजिबल या फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, दे आर नॉट सिक्योर्ड. ऑनेस्टली देयर इज नथिंग सिक्योर्ड 100% अनटिल अनलेस अगर आप एक चीज़ को इंटरनेट से बिल्कुल ख़त्म कर दो. इंटरनेट सरफेस से आप इस तरह खत्म. लेट्स सपोज अ मशीन, अ प्रोडक्ट इज रनिंग ऑन योर लोकल मशीन. अब उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, आपका इंटरनेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. यू आर सिक्योर्ड नाउ. सो जितने ज़्यादा थ्रेट्स होंगे, देन डेफिनेटली देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर अ सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी पर्सन्स. Security is not limited only towards a defensive side. There is an offensive perspective as well. कुछ कंपनीज या कुछ प्रोडक्ट ओनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, DevSecOps को डिफेंसिव साइड पे ट्रीट नहीं करते, वो ऑफेंसिव साइड पे भी ट्रीट करते हैं. सो यू हैव अ प्रोडक्ट, आपने DevOps की लाइफ साइकिल कंप्लीट करा, एंड देन देयर वुड बी अ रिक्वायरमेंट कि आप इसको
हैक करो या इसमें लूप बग्स ढूंढो इस पूरे लाइफ साइकिल में। आपने सारे अपने डेवसेकऑप्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या की पॉइंट्स हैं आपने इसको कवर अप या की प्रिंसिपल्स हैं आपने इन सबको कवर अप कर लिया ऑलरेडी इन योर लाइफ, इन योर डेवलपमेंट साइकिल, इन योर डिप्लॉयमेंट साइकिल। बट फिर भी एट द एंड ऑफ दैट आप एक पोस्ट अटैक्स करोगे जब आपकी सारी प्री प्रोडक्शन से सारी चीजें प्रोडक्शन में जाएंगी या प्री प्रोडक्शन स्टेजिंग एनवायरनमेंट में होगी, देन यू वुड बी डूइंग DevSecOps in two ways, a defensive ways and offensive ways. It's totally depends on the company products and totally depends on the on which product you are working on. से उस पर डिपेंड करता है। सो रैपिडली इन्वॉल्विंग थ्रेड्स, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, वेब 2 से वेब 3 पे चीज़ें जा रही हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स आर हैपनिंग। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट, कस्टमर ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। व्हाई DevSecOps इज इम्पॉर्टेंट, उसका एक मेन पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी वर्नेबल नहीं होती। टेक्नोलॉजी को बनाने वाला भी एक ह्यूमन है ना, ह्यूमन इज द मोस्ट वर्नेबल asset and most vulnerable, like you could say you could treat a human as a technology. So it could be any kind of instance of आपको मैं एक अटैक का एग्जांपल देता हूँ। देयर वाज एन अटैक हैपेंड इन यूएस बैंकिंग सिस्टम, जो कि एक पर्सन थे, उन्होंने एक लीव अप्लाई किया था हेल्थ केयर के रिलेटेड, कि उनके कुछ फैमिली में एक इशू था जिसके लिए वो लीव लेना चाह रहे थे। उन्होंने लीव ली, उनके पास सारे एक्सेसेस कार्ड्स, उनके जो आइडेंटिटी कार्ड होते कंपनी को ऑन कंपनी में एंट्री या कंपनी में अपनी अटेंडेंट लगाने के लिए। सो द अटैकर, जो अटैकर था, उसने किस तरह इस चीज़ को वर्नेबल बनाया कि उसने पार्किंग में मुख्तलिफ वर्नेबल डिवाइसेस, फ्लैश डिस्क जो होती है USB वगैरह, वो स्प्रेड आउट कर दी, जिसमें उस ने एक मलिशियस बैश की स्क्रिप्ट इनबोर्ड की थी। और वो मलिशियस बैश की स्क्रिप्ट क्या करती थी, whenever you would plug in, it would install a .sh file and extension via the port of 9001। वो एक 9001 पोर्ट को एक्सपोज कर रहा था, उसके थ्रू एक टनल जनरेट कर रहा था। उस टनल के थ्रू जो अटैकर का सर्वर है उसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा था, विया दैट वो इजीली एक्सेस कर रहा था मशीन को। और वो जो मशीन थी उसके अंदर उसके सारे क्रेडेंशियल स्टोर थे, AWS एक्सेस कीज एंड ऑल दैट स्टफ। सो उसके AWS कीज या सीक्रेट कीज, वो सारी चीज़ें वहाँ भी उसकी मशीन में स्टोर थी। एक मशीन थी जो कि उसकी बहुत पुरानी थी, एंड द कंपनी वाज नॉट यूटिलाइजिंग दैट मशीन। और वो स्पेसिफिकली जो यूटिलाइज होती थी उसको यूनिट टेस्टिंग के जो टेस्ट केसेस है उसको स्टोर करने के लिए वो ट्रीट कर रहे थे एंड अपग्रेड करने के लिए। उसने वहाँ से उस चीज़ का एक्सेस लिया एंड ही जनरेटेड एन SSH फाइल इनसाइड ऑफ दैट मशीन, और उसने उसको अनबोर्ड करवाया। जब भी हम अब दो किस्म की SSH फाइल होती है, XSS फाइल होती है। एक होती है कि आप क्लाउड से लें, एक होती है कि आपकी एक प्राइवेट SSH आपने जनरेट की ओपन SSH के थ्रू, एंड यू हैव पुट इट इन द मेटाडेटा ऑफ द क्लाउड, एंड आप वहाँ से उसको एक्सेस कर रहे हो। उसने सेम सिनेरियो किया कि इनसाइड ऑफ दैट क्लाउड मशीन उसने एक प्राइवेट की जनरेट की, प्राइवेट की को अपने पास रखे एंड पब्लिक की को ऑनबोर्ड किया क्लाउड के मेटाडेटा के अंदर। उसने पूरे क्लाउड को एक्सेस कर लिया, एंड दे वर हैविंग अ लॉस ऑफ राउंड अबाउट $800,000 उस एक वर्नेबिलिटी के लिए उन्होंने वो पे किया। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, DevOps and DevSecOps is not only limited to a 9 to 5 job or 9 to 5, or you could say that a project based work. It's also a freelance product। आप इसको एज ए ट्रीट कर सकते हैं, इथिकल हैकर के ऊपर भी आप ट्रीट, क्योंकि एक लाइफ साइकिल, अगर आप एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को समझ लो, देन यू कैन इजीली अप्लाई टू सो मेनी रोल्स। क्योंकि आपके पास डेवऑप्स की भी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, आपके पास एप्लीकेशन सिक्योरिटी की, आपके पास क्लाउड सिक्योरिटी की, क्लाउड इंजीनियरिंग, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, आपके पास बहुत सारे पोजीशंस ओपन हो जाती हैं अगर आप एक लाइफ साइकिल को समझ लो। So key principle of DevSecOps: automation, with timely automating the processes। ऑटोमेशन प्रोसेसेस में आपके पास आ जाती है वेटेबिलिटी स्कैनिंग। उसके लिए हम डिफरेंट ओपन सोर्स या एंटरप्राइज टूल्स यूज करते हैं। आपको एंटरप्राइज टूल के बारे में जो मैं नाम बता दूं, इट्स कॉल्ड SonarQube। SonarQube एक एंटरप्राइज टूल है जो आपको हेल्प आउट करता है आपके कोड को एनालाइज करने में। उसमें अगर कोई सिंटेक्स एरर्स वगैरह हैं या लिंटिंग का जो प्रोसेस है वो आपको सारा करता है, क्वालिटी चेक करता है आपके कोड की, उसमें फिर वर्नेबिलिटी ढूंढता है। सो देयर इज सो मेनी टूल्स यू कैन ऑनबोर्ड। कोलैबोरेशन विद डेवलपर्स एंड द सिक्योरिटी पर्सन, या जो भी आपकी टीम में ऑपरेशनल गाइज हैं,
डेवलपर्स के साथ क्यों कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जरूरी होती है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब एक प्रोडक्ट या फीचर डेवलप हो रहा है, आपने उसको की प्रिंसिपल्स बता दिए कि आप कभी भी सीक्रेट कीज या एनवायरमेंटल वेरिएबल्स या आपके डेटाबेस की यूआरएल वगैरह है उसको हार्ड कोड ना करो, या उसको .env फाइल में भी स्टोर ना करो। उसका आप सोल्यूशन ये निकालो कि आप कोई सीक्रेट मैनेजर, अगर आप किसी क्लाउड पे होस्टेड हो, तो आपने इस क्लाउड की सीक्रेट मैनेजर में उसकी वैल्यू स्टोर करी और सीक्रेट मैनेजर से आप कॉल कर रहे हो अपने कोड के अंदर। सो कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपनी टीम को और ट्रेनिंग देना, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अवेयर करते हो अपनी टीम मेंबर्स को कि ये थ्रेट आया एंड हाउ यू वुड बी मिटिगेटिंग इन योर कोड और इन योर साइकिल, इन योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। So shift left, shifting security to the left involves integrity security testing analysis early in the development processes. ये already हम discuss कर चुके हैं। Continuous improvements, DevSecOps, DevOps में continuous learning बहुत ज़्यादा important होती है। There is so many tools and technologies coming on every day in the industry, but that depends on totally onto your usages and requirement. So आपको continuously learn करना पड़ता है। DevSecOps tools and practices, infrastructure as a code, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे why it's important. Tools like Terraform and CloudFormation, हम इसमें सिर्फ Terraform को कवर अप करेंगे एंड देन हम एक क्लाउड को हम टारगेट आउट करेंगे, AWS, GCP या Azure. That would be dependent on the product or the industry we are targeting. Continuous integration, CI/CD is also one of the life cycle कि आपने एक CI/CD डिजाइन की, ठीक है। उस CI/CD बेसिकली आपके सारे प्रोसेसेस फॉर आप जो डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हो उसको आपने एक ऑटोमेट कर दिया है या स्केड्यूल कर दिया है कि ये डेली ये इवेंट ट्रिगर होगा, तो आपकी एक ये पाइपलाइन ट्रिगर होगी और उस पाइपलाइन में आपने प्रोसेसेस डिफाइन किए हुए हैं कि वो लेट सपोज गिटहब से पुल लेगा, ठीक है। गिविंग अ शॉर्ट एग्जांपल कि वो गिटहब से पुल लेगा, गिटहब से पुल लेके उसके कोड पे टेस्टिंग करेगा कि उसमें कोई सिंटैक्स वगैरह इश्यूज तो नहीं है। देन उसकी एक बिल्ड जनरेट होगी, उस बिल्ड की स्कैनिंग होगी, फिर उस बिल्ड जब जनरेट हो जाएगी उसके एक डॉकर कंटेनर बनेगा, उसको कंटेनराइज करेंगे, कंटेनराइज की स्कैनिंग होगी क्योंकि डॉकर इमेजेस में भी वर्नेबिलिटीज फाइंड आउट होती हैं, काफी ज्यादा फाइंड आउट हुई हैं। सो यू वुड बी डिफाइनिंग दोस थिंग्स एज वेल। देयर इज सो मेनी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज जो आगे जाके आप सीखोगे। इनिशियली इट्स नॉट रिक्वायरमेंट, आप उनको ऑटोमेट करोगे क्योंकि डेवऑप्स एंड डेवसेकऑप्स इज द नेम ऑफ ऑटोमेशन। आप हर एक प्रोसेस को मेजॉरिटी ऑफ ऑटोमेट करने की कोशिश करोगे। सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग डेवसेकऑप्स, इंप्रूव सिक्योरिटी पोस्चर, फास्टर टाइम टू द मार्केट एंड रिड्यूस कॉस्ट इन मल्टीपल वेज कि आप ज़्यादातर रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। रिसोर्सेज मीन्स आप किसी को आपको एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज हायर नहीं करने पड़ते डेवसेकऑप्स में, एक ये रीज़न है। अदर देन दैट आपकी क्लाउड की रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ ओपन सोर्स या एंटरप्राइज टूल्स के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हो फिर भी आपकी इतनी कॉस्ट नहीं जाती। अदर देन आप किसी के एक प्लेटफॉर्म को हायर करते हो और वो प्लेटफॉर्म आपको completely security की services दे रहा हो। Enhanced collaboration, increased efficiency and improved customer trust, ये चीजें भी अचीव हो जाती हैं। Challenges with the traditional IT approaches, ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इनिशियली कि ऑटोमेशन ही तो नहीं होती, उनको सिक्योरिटी का अवेयरनेस नहीं होती, डेवलपमेंट टीम या जो भी टीम के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो, ठीक है। और एक अगर इवेंट या एक थ्रेट हो चुका है उसको एड्रेस किस तरह करना है एफिशिएंटली एंड इन दैट वे कि वो दोबारा से वो इशू या उसकी जो लीड्स हैं, मीन्स कि अगर आप ये कोई एक हैक हुआ है आपके डेटाबेस के अंदर, सो आपने उसके प्रोडक्ट जो है उसके आपने आर्किटेक्चर जो इस तरह डिज़ाइन किया कि आपने एक वीपीसी के अंदर आपने अपनी मशीन को रखा है, सेपरेट वीपीसी के अंदर आपने डेटाबेस को डिप्लॉय किया है और एक एक्स्ट्रा सेपरेट वीपीसी के अंदर आपने उसका क्लस्टर को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। आपका इवेंट हैपन हुआ है डेटाबेस के अंदर, अब डेटाबेस से आपके एक्सेसेस, क्योंकि अनटिल अनलेस आपकी सारी चीज़ें जब तक कम्युनिकेट किया अंडर वन रूफ नहीं होंगी, ठीक है, तब तक वो सिक्योर नहीं है। उनको इस तरह अप्रोच करना है कि आपने मल्टी क्लाउड या मल्टीपल टेनेंट आर्किटेक्चर को अप्रोच करना है, जिसमें आप क्या करते हो कि लेट्स सपोज आपने अलग क्लाउड में आपने एक डेटाबेस बनाया, ठीक है, या अलग जोन में आपने एक डेटाबेस बनाया जिसमें आपको एक बेनिफिट ये मिला कि आपकी अवेलेबिलिटी जोन, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी आपको दोनों अचीव हो गई, ठीक है। Then there is called integrity security in the DevOps life cycle.
हम किस तरह डेवऑप्स एंड डेवसेकऑप्स का लाइफ साइकिल किस तरह चलता है, प्लानिंग होती है, ठीक है। आपने एक प्लान किया कि आप इस प्रोसेस को किस तरह करोगे, इस होल प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होंगी और वो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, सो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। आई एम नॉट एबल टू सी द चैट, मैं एक मिनट चैट को भी देख लेता हूँ। अच्छा सर, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे ऊपर से ही गुजरी हैं क्योंकि नहीं, ऑब्वियसली एज अ ऑब्वियसली बिगिनर मैं अगर हम समझ। चीजों को रख के देखें ना, तो अगर मैं यही सोच रहा था कि आपने इतने मुश्किल बीच में वर्ड्स जो बोले हैं, वर्नेबिलिटीज और पता नहीं क्या कुछ जो वर्नेबल, है वो, ठीक है, मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं जिसको समझ अगर मतलब कि इन चीजों का आइडिया नहीं है तो वो भी बिल्कुल इस कर सकता इन्वायरमेंट है। लाइफ कर सकता है। ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूँ, जो चीज़ें हम कवर अप करेंगे और जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके। ये इतने मुश्किल नहीं है, मैं आपको रिक्वायरमेंट नहीं बता रहा कि आपको ये आनी चाहिए। हम सारी चीज़ें कवर अप करेंगे इस कोर्स के अंदर या इस ट्रेनिंग के अंदर, और इसको हम इन डिटेल लेके जाएंगे एक एक पॉइंट को, कि प्लानिंग किस तरह करनी है। एक अगर आपने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है डेवऑप्स में, उसकी प्लानिंग किस तरह होती है, डेवलपमेंट किस तरह होती है, कि आपने उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके रिक्वायर्ड रिसोर्स, लेट सपोज आपने एप्लीकेशन को कंटेनराइज किस तरह करना है, उस कंटेनराइज के लिए आपने फाइल किस तरह लिखनी है, तो हम एक एक चीज़ को कवर अप करेंगे, ठीक है। आपकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग में हमने डिफाइन ये किया कि स्पेसिफिकली आपके पास जो आ जाती है कि आपने एक चीज़ डेवलप कर ली है, आपने सर्वर पर डाल दी, अब उसकी टेस्टिंग होगी। जिस तरह क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होती है, या आप खुद उसको टेस्ट करोगे, डेवलपर भी टेस्ट करेंगे कि उन्होंने जो चीज़ डिप्लॉय की है वो सही से डिप्लॉय हुई है या नहीं है, उसमें अगर कोई इश्यूज हैं। क्योंकि लोकल इन्वायरमेंट में एंड सर्वर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लोकल इन्वायरमेंट में को प्रोडक्ट को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, एंड सर्वर इन्वायरमेंट में अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सो आपकी टेस्टिंग होती है, फिर आपकी डिप्लॉयमेंट होती है प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन आपका जो मेन सर्वर होता है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन होस्ट होती है, उसके उसके अंदर आप टेस्टिंग वगैरह या चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। देन आपके पास आपके जो एंड लाइफ साइकिल बचता है वो है ऑपरेशन, इस चीज़ों को मॉनिटर करना कि आपने जो फीचर या नया प्रोडक्ट डिप्लॉय किया है वो किस तरह काम कर रहा है, उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहे, या उसमें उसके जो लॉग्स जनरेट हो रहे हैं कोड के, उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। सो ये सारी चीज़ें आपकी मॉनिटरिंग होती है। और ये प्रोडक्शन जब आप एक प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर देते हो सर्वर के अंदर, उसके बाद ये आती है। सो ये एक स्टेप्स हैं कम्प्लीटली। आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की, आपने डिफाइन किया कि आप ये टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपने डिस्कस की अपनी सीनियर से, या आप जिसको भी रिपोर्टेड हो, आप ज़्यादातर रिपोर्टेड हो तो अपने लीड मैनेजर को, सीनियर मैनेजर को, या सीटीओ को ऑर्गेनाइजेशंस में। आपने उसको बताया कि मैं ये चीज़ें इनपुट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके प्रोसेसेस ये होंगे और ये इसके ऑब्जेक्टिव होंगे। अगर वो ऑब्जेक्टिव डिप्लॉयमेंट स्टेज तक अचीव नहीं होता, टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट स्टेज तक, तो आप उसका कोई और सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे, अनटिल अनलेस आपके पास एक स्पेसिफिक स्टैटिक सोल्यूशन ना आ जाए, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि ऑपरेशंस में ये होता है कि आप मॉनिटर कर रहे थे कि कोई बग तो नहीं आया कोड के अंदर, या एप्लीकेशन के अंदर, या प्रोडक्ट के अंदर, या कोई आपके पास थ्रेट तो नहीं है, या इंसिडेंट तो नहीं हुआ आपके प्रोडक्ट के ऊपर, कि मतलब किसी ने अटैक किया हो। सो आप उसके डैशबोर्ड्स आपको डिज़ाइन नहीं करने पड़ते, वो ऑलरेडी डिज़ाइन होते हैं। वो अलग एक टीम होती है जो कि इन चीज़ों को आपको डिज़ाइन करके देती है। आपका काम ये होता है कि उन प्रोसेस को, अगर आपके पास कोई ऑटोमेशन या ईमेल के थ्रू या एपीआई के थ्रू आपके पास अगर कोई इशू रिपोर्ट होता है, तो आप उसको सॉल्व आउट करो। कंक्लूजन एंड की टेकअवेज: DevSecOps has become an essential practice in the software development industry by integrating security into the development life cycle. DevOps, DevSecOps आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं इस लिहाज से कि प्रोडक्ट को डेवलप करना इज़ नॉट एन इशू। उस प्रोडक्ट को सिक्योर्ड करना, और फिर उसकी हेल्थ जो है, हेल्थ मींस कि वो लॉन्ग टर्म के लिए वो अवेलेबल रहे, वो बंद ना हो, आपके प्रोडक्ट डाउन टाइम में ना जाए, ठीक है। ये चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। अच्छा सर, अब जाहिर बात है ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए हमें कोई सर्वर चाहिए होगा, तो वो जी। अगर प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए हम किस तरह कहाँ से परचेज हम्म, करेंगे, कोई पीपीएस परचेज करेंगे, या किस तरह जो होगा मैं हमें आपको उसका आंसर कर लर्निंग करने देता का मौका हूँ। मिलेगा? आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप क्लाउड के ऊपर जाएं या आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के ऊपर जाएं। आई वुड रिकमेंड क्लाउड के ऊपर जाएं।
क्लाउड में आपको ये होता है कि आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं, आपको एक फ्री प्लान मिल जाते हैं जिसमें आपको सर्विसेज अलॉट होती हैं कि आपके पास एक सर्वर आ जाता है, सर्वर के अंदर आप कुछ रिसोर्सेज होते हैं, आप एक डेटाबेस भी रन कर सकते हो, आप एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हो, तो मतलब आपको अगर सिक्योरिटी भी सीखनी हो तो वो सारी चीज़ आपकी क्लाउड इन्वायरमेंट के अंदर कवर अप हो जाती हैं। आप किसी भी क्लाउड को टारगेट कर सकते हो, आपका गूगल क्लाउड हो सकता है, अमेजोन क्लाउड हो सकता है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। बट आई वुड रिकमेंड कि हम दोनों अप्रोचेस के ऊपर लेके चलें, कि हम AWS के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ें, हम GCP के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ें, गूगल क्लाउड के पर्सपेक्टिव से। मैं यहाँ पे लिंक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, 1 मिनट, आप लोग इस यहाँ पे साइन अप कर सकते हो फॉर योर ईज। एंड सो यहाँ पे अब्दुल कदीर भाई पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवऑप्स एंड डेवसेकऑप्स। सो डेवऑप्स, अगर मैं आपको बहुत सिंपल अल्फाज में बताऊँ, बहुत सिंपल अल्फाज में, कि डेवऑप्स को आप डेवऑप्स में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती हैं कि आपकी क्लाउड को मैनेज करना, क्लाउड के अंदर जो सर्वर है उसके ऊपर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना, ये सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। डेवसेकऑप्स में क्या आ जाता है कि आपके पास सिक्योरिटी ऑन बोर्ड हो जाती है। सिक्योरिटी मीन्स कि आप प्रोडक्ट को सिक्योर करते हो, प्रोडक्ट को सिक्योर किस तरह करना है, आप ऑटोमेटेड टूल्स यूज कर सकते हो, आप मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हो, कि ये आपकी सिक्योरिटी में आ जाती है। आप ऐसे अप्रोचेस और ऐसे मेथोडोलॉजीज को ऑनबोर्ड करते हो, आपके जो लाइफ साइकिल, आप चाहे वो CI/CD क्रिएट कर रहे हो, या चाहे आप कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो, या चाहे आप कोई सीक्रेट कीज ऑनबोर्ड कर रहे हो अपने एप्लीकेशन के अंदर, वो सारी चीज़ें सिक्योरिटी के अंदर आ जाती हैं, कि आपने आपकी जो सीक्रेट कीज या कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं जो आपके कोड के अंदर हैं या आपके जो कोड से रिलेटेड हैं, आप उनको सिक्योर किस तरह करोगे, सिक्योरली डिप्लॉय किस तरह करोगे। ये एक बहुत मिनिमल एग्जांपल है, ठीक है। We have already created a CI/CD deployment pipelines for applications versioning and updates, same as it is। अब आपने एक CI/CD पाइपलाइन बनाई है एप्लीकेशन वर्जनिंग एंड अपडेट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको इन सिक्योरिटी सेंस के ऊपर किस तरह ट्रीट कर सकते हो, कि आपने यहाँ पे दो मेथोडोलॉजीज को ऑन बोर्ड किया है अपनी CI/CD में। वन मेथोडोलॉजी इज कि आपने एक और पाइपलाइन बनाई जिसमें आपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को डिफाइन किया, कि आपकी जो कोड है गिटहब से जब वो आप पुल लोगे, देन वो सारी पाइपलाइन जो है एक प्रोसेस से गुजरेगी। उस प्रोसेस में आपने ये डाला कि आपकी पूरे कोड की स्कैनिंग हो, कि उसमें कोई डेवलपर ने कोई सिंटैक्स एरर या कोई ऐसी सीक्रेट की या कॉन्फिडेंशियल चीज़ तो नहीं डाली, हार्ड कोड तो नहीं की, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। अब्दुल कदीर, इफ यू डोंट माइंड, कुड यू प्लीज ओपन योर माइक, क्योंकि मैंने आपके ये फर्स्ट क्वेश्चन को तो आंसर कर दिया था, आप माइक ओपन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा असल में क्वेश्चन आपसे ये था कि बेसिकली हमने अपने एनवायरनमेंट में CI/CD की पाइपलाइंस डिप्लॉय की हुई हैं, लेकिन उससे सिर्फ हम इस वक्त जो काम ले रहे हैं वो सिर्फ एप्लीकेशन वर्जनिंग कंट्रोल, कोड अपडेट और ये वाला सारा काम ले रहे हैं। इसके अलावा जो है जो वर्जनिंग होती है, इसके अलावा जो प्रोफाइलिंग होती है यूजर्स की, हर एक के पास डिफरेंट डिफरेंट राइट्स हैं, वो हमने असाइन किए हुए हैं। हम सिर्फ इतना काम कर रहे हैं। तो अभी आपने जो चीज़ एक्सप्लेन की वो काफ़ी समझ में आई मेरे, क्योंकि मुझे असल में ये कंफ्यूजन काफ़ी थी कि डेवसेक ऑप्स में और डेवऑप्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो है आपने एक जो बेसिक पॉइंट बताया कि भाई असल में जो हमारी सिक्योरिटी कीज है, बेसिकली क्लाउड के ऊपर तो सारा काम ही सिक्योरिटी कीज पर है। बिल्कुल, कि हम जो भी अपनी रिसोर्स क्रिएट करते हैं उसके साथ सिक्योरिटी कीज उसमें कोई एक उसके अंदर डालते हैं, एक अपने पास होती है जो कि हमारे साथ एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस होती है, या जो क्लाउड है वो भी उसी सिक्योरिटी की के थ्रू एक्सेस होता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, अच्छा इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास जो चीज, हम जिस तरह से अपने पास पैम का टूल यूज कर रहे थे जो प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट के लिए होता है, तो उसके अंदर एक हमने सर्वर बनाया हुआ था डेलिनिया का, उसके अंदर ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। उसके बाद फिर उसके थ्रू फिर लोगों को एक्सेस दे रहे होते हैं। आप ये जो आप लोगों का लाइफ साइकिल है ना, आपने जिस तरह बताया कि आप लोग वर्जनिंग कर रहे हैं या डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल कर रहे हैं, आई होप आपको जो प्रोसेसेस हैं, आई वुड अज्यूम कि आप लोग जो प्रोसेसेस को डिप्लॉय कर रहे हैं, आप लोगों की जो पाइपलाइन है उसमें आप लोगों ने अभी तक असेसमेंट के टूल्स या QA टेस्टिंग के ऑटोमेशन के ऊपर आप लोगों ने अभी तक काम नहीं किया होगा। नहीं कि किया आप लोग
उसमें अभी उसमें तक। ये होता है, ये मैं आपको एक CI/CD के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। इसमें बहुत सिक्योरिटी जो है ना, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू, क्योंकि डेवऑप्स जो है वो सिर्फ CI/CD तक लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं है कि आप CI/CD आपने डिप्लॉय कर दी या आपने एक सर्वर को एक मैनेज कर दिया। इसमें मल्टीपल ऑफ एस्पेक्ट है। मैं आपको करंटली एक एग्जांपल देता हूँ CI/CD के पर्सपेक्टिव से, आपकी जो करंट CI/CD चल रही है। अब आपकी जो एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही है टिल एंड ऑफ योर सर्वर डिप्लॉयमेंट्स, उससे पहले ही हम दो सॉल्यूशन मैं आपको बता सकता हूँ, जो कि आई थिंक आपके बेनिफिट होगा सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी, कि आप एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर रहे हो अपने एक्शंस को। एक है क्वालिटी चेक गेट्स। अब अभी अभी तक आप लोग कोई क्वालिटी चेक गेट्स आप लोगों ने कोई डिप्लॉय किया है अपने नहीं, पाइपलाइंस में या अपने ऑपरेशंस में? उसकी वजह अभी ये तक है, कोई नहीं। उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है बेसिकली, कि आपको अपने, आपने जब नया फीचर लॉन्च किया ना, देन देयर वुड बी अ डेवलपर, कि आपने डेवलपर से इनिशियली पूछा कि इसकी की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसकी ऑब्जेक्टिव्स को आपने एक टेस्ट यूनिट में कन्वर्ट किया। टेस्ट यूनिट मीन कि मेरा जो कोड है सर्वर पर जाने से पहले ये चेक हो कि ये जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स है इसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैच हो रहा है देन वो सारे प्रोसेसेस को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, उन प्रोसेसेस में आपने एक और प्रोसेस ये डाल दिया कि आपने कोड के अंदर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशंस है, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट ओनर्स हैं, उसमें सबसे बड़ा जो इशू आता है वो है कोड लेवल के ऊपर वर्नेबिलिटीज। मीन्स कि मैं आपको एक फीचर बताऊं कि आपके लेट सपोज एक वेबसाइट, और वेबसाइट में आपका एक फीचर ये है कि आप कोई फाइल ले रहे हो, एनी काइंड ऑफ फाइल, एनी काइंड ऑफ इमेज। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि आप उस फाइल को आइडेंटिफाई किस तरह करोगे कि ये वर्नेबल है या नहीं है, या इमेज जो है मेरे पास आ रही है ये वर्नेबल है या नहीं है। ऑब्वियसली यू हैव टू पुट एनी सॉर्ट ऑफ स्कैनिंग, क्योंकि पिक्चर के बैकग्राउंड के ऊपर भी बैश की स्क्रिप्ट ऑन बोर्ड हो सकती है। जब आप पिक्चर आपके सर्वर के अंदर जाएंगी देन इट कुड बी एन एक्सिक्यूटेबल। ठीक है, एक बात ये आ गई। सेकंड बात आपके पास है कि आपने जो कोई भी डॉट एस का, अगर आपने कोई चेकलिस्ट नहीं लगाई हुई, या अगर आपने कोई चेकलिस्ट डॉट पीडीएफ के ऊपर लगे कि पीडीएफ के फाइल्स अपलोड हो, आप पीडीएफ के ऊपर भी एक्सिक्यूटेबल इस सेंस में बना सकते हैं कि डॉट एस की जो फाइल होती है हमेशा, क्योंकि ये एक वेनेबिलिटी थी जो कि मैंने फाइंड आउट की थी। पाकिस्तान की बहुत बड़ा स्टार्टअप है हेल्थ केयर में, उनमें ये इशू आया था कि उनकी अगर सर्वर के अंदर फाइल अपलोड करें ना, तो वो कम्प्लीटली एक्सिक्यूट हो जाती है, और उनके सर्वर में जितनी भी प्रोडक्ट्स चल रही है ना उसके ऊपर वो लिंक हो जाती है। और उस लिंक से क्या होता है कि उनके जो यूआरएल्स हैं, लेट्स सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि आप abc.com पे जा रहे हैं। ठीक है, आपने abc.com पे क्लिक किया और वहाँ पे एक अबाउट अस का सेक्शन है। अबाउट अस सेक्शन पे आपने जब क्लिक किया, उसने आपको रीडायरेक्ट किया किसी और पेज के ऊपर। वो किसी और, वो पेज किसका होगा? वो मेरा होगा एज अटैकर, वो मेरा होगा, उसका एग्जैक्ट रेप्लिका कॉपी होगी। अब आप लेट सपोज आप कोई एक बिजनेस कस्टमर हैं उस कंपनी के abc.com के, अब आप उसके साथ जो भी रिलेशन है, आपकी जो भी सीक्रेट क्रेडेंशियल्स है उसके प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करने के लिए वो मेरे पास भी आ सकते हैं। दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल कि आप, आपकी जो पाइपलाइन है या लाइफ साइकिल है ऑपरेशंस है, उसके अंदर आपको मल्टीपल जगह पे चेक पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। अगर उन चेक पॉइंट्स को वो पास करते हैं देन वो डिप्लॉय कंप्लीट होकर सर्वर के अंदर डिप्लॉय हो। आई होप आपके आंसर, आपके क्वेश्चन को मैंने आंसर कर दिया होगा सही से। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सर, ये समझ आ गई एंड मेरे को। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि आप किसी, और दूसरी बात ये है कि लिमिटेड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मस्ट होनी चाहिए। आपने मुझे अभी मेरे ख्याल में मेंशन किया आप लोग पैम यूटिलाइज कर रहे हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के लिए, बट स्टिल उन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को आप मॉनिटर किस तरह कर रहे हो और उनके इवेंट्स को मॉनिटर किस तरह कर रहे हो। कि लेट्स सपोज अगर कोई बंदा एक मशीन क्रिएट कर रहा है, सो आपके पास पता होना चाहिए कि उसके पास तो रिसोर्सेज के एक्सेस हैं, लेकिन आप उसको ट्रैक किस तरह करोगे कि, क्योंकि गूगल क्लाउड के ऊपर या किसी भी क्लाउड के ऊपर आपके पास जो डिटेल्स आती हैं वो इतनी आती कि किस टाइम क्रिएट किया, किस बंदे ने क्रिएट किया। ये नहीं होता कि उसके अंदर उसने प्रोसेसेस क्या किए हैं। कि लेट्स सपोज वो मशीन यूटिलाइज कर रहा है किसी भी अनऑथेंटिक या मलिशियस एक्टिविटी के लिए, उसने एक नया सर्वर बनाया, उसके ऊपर कोई भी उसने अपनी ये चीज़ होस्ट कर दी, बिलिंग तो आपके नाम पे आ रही है ना, बट आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर चीज़ें चल क्या रही है। सो देयर इज इवेंट मॉनिटरिंग एज वेल, जो आप लोगों को ऑनबोर्ड करना चाहिए। तो किसी का कोई और क्वेश्चन गोइंग टू कवर? जी जी, हम बिल्कुल कवर करेंगे इसको भी। आईएम को स्पेसिफिकली इन सेंस ऑफ हम क्लाउड में भी कवर अप करेंगे एंड ऑन प्रेम सर्वर्स के ऊपर भी हम कवर अप करेंगे इसको फॉर श्योर। हम कंटेनराइज सिक्योरिटी को भी पढ़ेंगे एंड क्यूबरनेटिस को हम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे,
but if it would be dependent on orchestration and क्या orchestrations के लिए हमारे पास time बचता है नहीं, but that's an optional thing. If we would be having a time, then definitely हम उसका भी cover up करेंगे. शुएब आप सबके साथ outline share कर देंगे. आप लोगों के अगर कोई question हो या कोई चीज़ में आप शुएब को reach out कर सकते हो, then definitely we would be answerable for that. And वालेकुम सलाम जी. मैं तो थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, आप प्री रिक्विजिट बता दूं इस कोर्स का? हमने बेसिकली प्री रिक्विजिट इसमें जो है हम कवर अप करेंगे. देयर इज नथिंग लाइक आपको अगर थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया हो, ठीक है, इंटरनेट यूज करने का आइडिया हो, एंड डेफिनेटली यू आर गुड टू गो विद दिस कोर्स. देयर इज नथिंग स्पेसिफिक प्री रिक्विजिट कि आपको कोडिंग वगैरह या कोई ऐसी चीजें आनी चाहिए. अच्छा, ये अगर हम डेवसेकऑप्स का कोर्स लेते हैं तो उसके लिए मैं डेवऑप्स जो है उसके अंदर ही कवर हो जाएगा ना सर? नहीं, डेवऑप्स को हम थोड़ा सा चंक कवर अप करेंगे जो डेवसेकऑप्स के रिलेटेड है, क्योंकि डेवऑप्स इटसेल्फ एक खुद एक कंप्लीट रोल है सेपरेट. एंड फॉर द डेवऑप्स हम इसमें जस्ट थोड़ा सा टारगेट करेंगे डेवऑप्स को जो हमें रिक्वायर्ड होगा डेवसेकऑप्स की साइड पे. अदर देन दैट हम कंप्लीटली डेवसेकऑप्स के ऊपर ही फोकस करेंगे कि हम आपको एक डेवसेकऑप्स रोल के लिए आप प्रिपेयर करें. डेवसेकऑप्स रोल में जो आप सिर्फ जब आप ये कंप्लीट ट्रैक पढ़ोगे, इसमें आप सिर्फ डेवसेकऑप्स रोल के लिए एलिजिबल नहीं होगे. आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी की जो बिगिनर पोजीशंस हैं उसके लिए आप डेफिनेटली अप्लाई हो सकते लेकिन सर मैं डेवऑप्स अलग लेना पड़ेगा और डेवसेकऑप्स अलग लेना पड़ेगा? अगर आप किसी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको एक डेवऑप्स की अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए. अगर आप फ्रेशर पोजीशंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी उसके अराउंड. तो इस मतलब इस कोर्स में सर हम सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे या ये डॉकर कंटेनर्स वगैरह? जी, वो भी हम पढ़ेंगे कि वो भी एक पार्ट है इस कोर्स का. एज फ्रीलांसर सर हम इस जॉब कर सकते हैं आफ्टर डेवलप? जी, आप डेफिनेटली लेके जा सकते हैं. आप फ्रीलांसिंग के ऊपर भी जा सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस के ऊपर भी जा सकते हैं. इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान. आप किसी भी यूरोपियन या यूएस बेस्ड क्लाइंट के साथ आप काम कर सकते हैं इन पोजीशंस के ऊपर. अपॉर्चुनिटीज की काफ़ी ज़्यादा है. आई वुड बी ड्रॉपिंग वन यूआरएल, आप सब इसको देख सकते हैं. सब फॉर्म यूआरएल जो कि उन्होंने लास्ट ईयर एक सर्वे सबमिट की थी ऑन द. सो डेवसेकऑप्स की सर्टिफिकेशंस जो है ना, वो हर एक टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज तक डिपेंडेंट है. मींस जी प्रैक्टिकल भी हम करेंगे फॉर श्योर. हम प्रैक्टिकल सिक्योरिटी के एंड से भी पढ़ेंगे कि हम एक चीज़ को किस तरह सिक्योर करना है, एक चीज़ को वर्नेबिलिटी फाइंड आउट किस तरह करनी है प्रोडक्ट में विथ एग्जांपल्स. सो there's one question, what will be the related DevSecOps certifications? So it's not only limited to DevSecOps. DevSecOps में क्योंकि tools and technologies आ जाती हैं, so आप tools and technologies की security parts को पढ़ सकते हो. Just like Kubernetes KCNA भी आप पढ़ सकते हो, KSA Kubernetes Security Association भी पढ़ सकते हो. आप क्लाउड सिक्योरिटी को पढ़ सकते हो. आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी की तरफ अगर आपने जाना, क्योंकि ये एक बेसिक है DevSecOps, फिर आप इससे रूट्स कनेक्टेड हैं. अगर आपने एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशंस की तरफ जाना है, देन यू विल बी गोइंग फॉर CompTIA प्लस. ठीक है, आपके पास जो मोस्ट रीसेंट जो एक और या मोस्ट इन डिमांड जो सर्टिफिकेशन है, इट्स कॉल्ड OSCP. वो टफ भी है, वो प्रैक्टिकल भी है, एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने किस साइड पे जाना है. हमारे पास 3 मिनट हैं, अगर किसी को भी क्वेश्चन है सो प्लीज. सर फाइनेंशियल ग्रोथ के हवाले से क्वेश्चन था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऑलरेडी 2-2.5 लाख की सैलरी कमा रहा है, उसको इसको कोर्स करने का क्या फायदा है? मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि 2-2.5 लाख इन DevSecOps इज नथिंग. DevSecOps की स्टार्टिंग पे स्टार्ट होती है ना, अगर आप इंजीनियर हो, वो तकरीबन 5 लाख से स्टार्ट होती है पाकिस्तानी रुपीस. मैं जस्ट एक पाकिस्तानी क्लाइंट की बात कर रहा हूँ जिसके साथ आप एक ऑन साइट पोजीशन के ऊपर जा रहे हो. 4 से 5 लाख की मिनिमम है. दैट गोज अप टू, अगर आप किसी यूएस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, देन गोज अप टू $2,000 to $3,000 a month and so on. So it's totally dependent on your experiences and all that stuff. आपको एक बूस्ट मिल जाता है फाइनेंशियल हवाले से भी, क्योंकि ये इन डिमांड इंडस्ट्री है एंड यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है इस इंडस्ट्री में. पाकिस्तान में इतना स्कोप है इसका, मतलब 4-5 हज़ार से काफी डिस्कोर्स.
honestly I worked with some of the clients in Pakistan जो कि इतना उनकी मिनिमम सैलरीज हैं, क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं एज ए सर्विस बेस्ड। सो उनको अगर वो अपने 5-6 हज़ार डॉलर अगर वो चार्ज कर रहे हैं क्लाइंट को, तो उनमें से एक एम्प्लॉय को 2,000 या 3,000 डॉलर पे करने में उनको कोई इशू नहीं होता। बट एज आई जस्ट सेड, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंपनी, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि आप किस तरह आपने उस चीज़ को पढ़ा है और किस तरीके से आप उस चीज़ को देखते हो। जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मुझसे भी जैसे इसने आउटलाइंस मांगी थी, मैंने काफ़ियों को शेयर कर दी हैं। अगर किसी को चाहिए और तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है, या मैं 1 बाय 1 अभी नंबर कॉन्टैक्ट सेव कर रहा हूँ, और जैसे जैसे सेव होते जाएंगे मैं आउटलाइन शेयर करता जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सर। यू वेलकम सर। किसी का कोई और क्वेश्चन हो, आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ आवर टाइम, एंड इंशाल्लाह would see you in the next class with integrator. जी, we would be more focusing on managed services, and other than that unmanaged services के ऊपर हम फोकस करेंगे, वो है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के ऊपर। सो मैनुअल एंड ऑटोमेशन दोनों के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड would see you next time in the next class। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।